नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग हिमालय का पूरी अवसंरचना जितनी है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा था और आज हम लोग बात करेंगे हिमालय की उन श्रेणियों की जहाँ से अनेकों एग्ज़ाम्स में, जैसे सिविल्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया और अनेक एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी वगैरह हो गए, जो भी स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम्स होते हैं और कह लीजिए जो आपके सुपर टेट हो गए, यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट के जितने टेट हो गए, सबके लिए यहाँ से किसी एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा हाई लेवल का या फिर कुछ ज़्यादा डीपली और या फिर किसी एग्ज़ाम्स में कुछ प्रमुख चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे विशेष अध्ययन करेंगे और जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम्स की बात हो चाहे बड़े एग्ज़ाम्स की बात हो, सबका यहाँ पर हम लोग समाकलन के रूप में देखेंगे। पूरा समग्र यह ऐसा पैकेज है दोस्तों आपका ज्योग्राफी का कि हम मैप के माध्यम से आपको 84 पैकेज देने की पूरी बना चुके हैं प्रोग्राम कि आपको पूरा ज्योग्राफी फ्री में दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका रवैया रहता है उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें डील की जाएंगी और अनेक क्लास चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखा था, हिमालय की उत्पत्ति किस आधार पे हुआ है और क्या क्या बेसिस हैं, कौन से साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट का भी हमने जिक्र भी किया था, भू साइंटिस्ट, तो उनके आधार पर हमने देखा था। तो आपने देखा होगा पिछला वीडियो, तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, और इसके बाद आप देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखने के बाद दोस्तों हमने इस मैप में क्या दर्शाया है उसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको दोस्तों आज तो केवल इस वाले पोर्शन की चर्चा करेंगे, इस वाले की पोर्शन की चर्चा करेंगे और जो यह वाला है इसके भी चर्चा करेंगे हल्का फुल्का। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें फुल चर्चा होगा इस वाले पार्ट का। तो देखिए ध्यान से, यह पूरा का पूरा भारत का मैप है। इधर आपका जम्मू कश्मीर है, आपको पता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, और इधर आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी का तराई वाला भाग दोस्तों, इधर आपका बिहार के बाद इधर पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम और इधर पूर्वोत्तर भारत है। इधर पूर्वोत्तर भारत में जो हमारा हिमालय फैला है इस कदर है, ऐसे फैला है। यहाँ पे ऐसे टूटी फूटी पर्वतें हैं, चोटियाँ हैं टूटी फूटी, इस प्रकार से लटकती हुई यहाँ पे अंडमान निकोबार बनाती हैं द्वीप। जो हमारे हिमालय की फैलाव है, विस्तृत है या फिर कह लीजिए कि चौड़ाई है, वह हमारा दोस्तों हिमालय जो की लंबाई जो है यहाँ से, यानी कि यहीं पर एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत में पड़ता है, वहाँ तक फैला हुआ है। इसके बारे में हमने जिक्र किया था। अब एक चीज़ ध्यान से आप देख पा रहे हैं, यह पूरा हिमालय है और यह हमारा ट्रांस हिमालय है। हिमालय के पूर्व ही ट्रांस हिमालय का अवस्थिति देखी जा सकती है। हिमालय तो तब बना जब कोबर की भूसन्निधि हम पढ़ते हैं, तो उसके पहले हिमालय का यह उत्तरी भाग वाला पोर्शन यानी कि ट्रांस हिमालय बन चुका था। यानी कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन हिमालय का, यूरेशियन माउंटेन, हिमालय नहीं, यूरेशियन माउंटेन का हिस्सा है। यूरेशियन माउंटेन आपको पता होगा इसके उत्तर में पड़ता है। और आपको पता है हिमालय के उत्तर में आपका तिब्बत के उत्तर में आपका एक पर्वत चोटी पड़ती है, एक पर्वत श्रेणी पड़ती है, इसका नाम क्या है, यांगलू, जो कि आपका चीन में पूरा विस्तार है उसका, हमने इसका चर्चा किया था। अब आप देख रहे हैं ये जो हिमालय का यह पार्ट है, हिमालय का नहीं, उत्तरी हिमालय का, आपका उत्तर हिमालय के उत्तरी भाग का जो यह पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय पार्ट कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये सब इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। अब इस पे बहुत सारी चोटियां स्थित हैं, बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम पर प्रमुख चोटी का नाम बताइए जो सबसे बड़ी चोटी हो, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। काराकोरम पर या फिर ट्रांस हिमालय की प्रमुख 4 या 5 बड़े ग्लेशियर का नाम बताइए क्रम से, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है।
इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको पता है दोस्तों, यह यहाँ पर आपका बहुत विस्तृत या फिर ग्लेशियर है, या फिर कह लीजिए तिब्बती ग्लेशियर है। तिब्बती ग्लेशियर जिसे कहते हैं मानसरोवर की झील, यही पर स्थित है। तो यहाँ से प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। 3 हिमालयी नदियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा। एक तो सिंधु है जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, अरब के सागर में गिर जाती है। और एक आपका सतलज है जो कि भारत में तो एंट्री करती है लेकिन वह भी पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। इस चीज़ याद रखेंगे, मतलब उसी का नाम आपको पता है, आगे कहीं सरस्वती भी पढ़ेंगे, है ना, इस तरह के बहुत सारे उसके नाम मिलते हैं। और सतुद्री भी कहीं पढ़ेंगे, तो इस तरह की आपको नाम मिलेंगे, सतलज के अनेकों नाम मिलेंगे अगर पौराणिक आप सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ेंगे तो। इसके बाद एक नदी और है दोस्तों, हिमालयी नदी, जो आपको पता है यहाँ से उसको तिब्बत से होते हुए ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में होते हुए असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अनेकों नाम है। इसका तो मुख्य नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ता है ना, लेकिन जब ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के ग्लेशियर से, मानसरोवर के, तो उसका नाम सांगपो रहता है। फिर सांगपो से जब वह यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो उसका नाम दिहांग पड़ता है, क्योंकि दिहांग जिले से एंट्री करती है। इसके बाद दोस्तों असम में आती है, तो असम में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और असम में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, पूरे विश्व का। अब फिर वह जब यहाँ पे आती है, अरुणाचल प्रदेश आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसका नाम जमुना पड़ता है, जमुना। जमुना के बाद वो अनेक नदियों से मिलती है, इधर से आने वाले, प्लस जो सबसे बड़ी नदी है गंगा से मिलती है, तो उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। संयुक्त धारा होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की। वैसे अनेकों धाराएं होती हैं, लेकिन बोला जाता है कि 2 यही सबसे बड़ी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में आने वाली। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की धारा को, संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। यह तो रही कुछ प्रमुख बातें। अब हम ध्यान से आपको पढ़ाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मतलब सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ते हैं। आज हम केवल और केवल चर्चा करने वाले हैं इसकी। इसके पहले आपको बता दें, हिमालय के जो प्रमुख भाग हैं हमको कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसको हम कहते हैं पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। प्रमुख यह पढ़ना है। इसके बाद दूसरी, जो हिमालय के 3 हिस्से हैं, हिमालय का 3 पार्ट है। कौन कौन सा? यह रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर से यहाँ पे बनाया गया है, इस पे ही जो भारत की या फिर भारत की कह लीजिए और नेपाल की कह लीजिए, मतलब जितनी भी चोटियाँ होती हैं, जो ऊंची चोटियाँ हैं, एवरेज में अगर एवरेज उनका निकाला जाए तो 6000 मीटर का एवरेज आएगा। 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की एवरेज ऊंचाई है। वैसे तो हैं 8000 से ऊपर की बहुत चोटियाँ हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये सारी की सारी चोटियाँ लगभग 8000 से ऊपर की ही हैं। लेकिन अगर सारी चोटियों का समाकलन करके एक तरह से एवरेज निकाला जाए तो 6000 मीटर की चोटियाँ आएंगी इस पे आपके बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय पर। फुल चर्चा करेंगे सबके बारे में, सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिएगा। किसी भी वीडियो का अगर देखें तो एक आगे अपने सामने एक मैप रख लें, एटलस ले लें छोटा सा, या फिर अगर जिस कॉपी पे आप नोट्स बनाते हैं तो एक मैप बना लें, और जिस प्रकार से हम आपको बताते चल रहे हैं ना, उस प्रकार से आप लिखते चलेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें आपको आसान लगेगी। ज्योग्राफी पूरे सब्जेक्ट को अगर मिला दिया जाए तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैप से ही पढ़ा जाता है, चित्र देखकर ही बताया जा सकता है सारी चीज़ें। और वैसे तो रटना तो रट सकते हैं, अगर रटने की क्षमता है आपके अंदर तो रटने में कोई वह नहीं है, गलत फहमी या फिर गलती नहीं है, आप रट सकते हैं आराम से। लेकिन कोई चीज़ समझाया जा रहा है अच्छे से, उसको बता के समझ कर करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। यहाँ पे पढ़ने के बाद हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। इतना प्यार हो जाएगा आपको ज्योग्राफी से कि आप खुद हमारे सारे क्लासेस को जो इस पे मिलेंगे आपको, उसका वेट करेंगे आगे आने वाले कि कब आए सर का क्लास और हम इसको फॉलो करें। तो आप बस रेगुलरिटी बनाए रखिए और सारे एग्जाम्स की गारंटी हम लेते हैं। तो दोस्तों बृहद हिमालय हो गया, जिसका एक और नाम है सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि यह अगर देखें दोस्तों यहाँ से फैला है और पूरा इधर भी लटका हुआ है। अगर लटके हुए इस पोर्शन को छोड़ दें, इसे तो पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। यह वाला जो पोर्शन है दोस्तों, इसे पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। आपको पता है इसी का एक भाग है जो कि पाकिस्तान में फैला हुआ है, जिसको कहते हैं सुलेमान
पर्वत श्रेणी। एक और है हिंदू कुश पर्वत। तो कभी काल के अगर आपसे पूछ लिया जाता है भारत और पाकिस्तान के डिवाइडिंग श्रेणी का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? हिंदू कुश पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंदू कुश पर्वत कहेंगे दोस्तों। ये चीजें याद रखेंगे, है ना, क्योंकि सुलेमान भी है और हिंदू कुश भी है। अगर हिंदू कुश ऑप्शन में नहीं रहता है तब आप लगाएंगे सुलेमान, अन्यथा गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हिमालय जो है आपका, यह वाला हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय के दक्षिण में पड़ जाता है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। इस हिमालय की भी चोटियां ऊंची ऊंची हैं, काफी ऊंची हैं, लेकिन कंपेयर इसके नहीं है। और इस हिमालय की एक और खासियत है दोस्तों, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय की, कि यह पूरी यहाँ से तो स्टार्टिंग तो हुई है, लेकिन अंत तक जाकर इसका लोपन हो जाता है, यह खत्म हो जाता है। आगे सिक्किम के आगे इसकी चोटियां हैं ही नहीं, सब कटी पट्टी हैं, बहुत कटी चिटी हैं। इस चोटी को इसके कंपेयर में हम लोग देखते हैं, इस पे बहुत सारे जैवमंडल या फिर कह लीजिए कि जो बर्फ हो गया, बर्फ हिमनद हो गया, इस पे काफ़ी ज़्यादा हैं इसके कंपेयर में। तो इस वाले पे औषधि वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। औषधियाँ हो गई, है ना, जो आप देखते होंगे, जड़ी बूटी हो गया, औषधि हो गया, यह सब इससे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू इसके, ठीक है। अब आ जाते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कहिए या फिर पाद हिमालय भी कहते हैं, पाद हिमालय, जो कि बिल्कुल निचला वाला हिमालय दोस्तों। इसकी चोटियाँ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इस वजह से कह लीजिए काफ़ी ऊंची भी नहीं है, ठीक है ना, ये फैल गई हैं यहाँ के नीचे। तो इस वजह से यहाँ पर पठारी इलाके, तराई इलाके, ये सब हमको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो याद रखेंगे, ये वाला लास्ट वाला आपका शिवालिक हो गया, यानी कि पाद हिमालय हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आपके ट्रांस हिमालय से दोस्तों। क्रम से याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर की चोटियाँ का क्रम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ध्यान से इसको क्रम से एक सजाकर अपने मैप में आप लिखते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस चीज को आप देखेंगे, जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इस लद्दाख, सॉरी यह लद्दाख है, आप देख रहे हैं, सॉरी काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। जो ये लद्दाख है और जास्कर है दोस्तों, इसको इरेज करिएगा, इसको इरेज करिएगा, क्योंकि जो लद्दाख है, जास्कर है, इसके बीच से एक नदी गुजरती है जिसे कहते हैं सिंधु नदी। यह बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। जो सिंधु नदी है वो ट्रांस हिमालय के किन दो श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच में यह बहती है। और जो ये आपकी सिंधु नदी है, इसके बाएं तट पर लद्दाख का जिला लेह पड़ता है। किधर? बाएं तट पर। ये चीज याद रखेंगे, बाएं तट की बात हो रही है दोस्तों। बाएं तट पर क्या पड़ता है दोस्तों? लेह पड़ता है, जो आपको अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। अगर लोकेशन से याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा ये चीज। अब इसके बाद इस सिंधु नदी की एक सहायक नदी है श्योक नदी। श्योक नदी एक सहायक नदी है, श्योक नदी, जो कि यहां से आती है। तो पूछा गया है, जो ये श्योक नदी है, ये ट्रांस हिमालय के किन दो श्रेणियों के बीच बहती हुई सिंधु नदी में आके मिलती है? तो बताएंगे दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में तो सिंधु नदी है, और जो ऊपर वाली है काराकोरम, लद्दाख, इसके बीच में श्योक नदी बहती है। श्योक नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, ये चीजें आप नोट कर लेंगे। अब पता है यह इस पे इतना ज़्यादा बर्फ जमा है, हिमनद जमे हैं इसमें बहुत ज़्यादा। आपको सुनने में आता होगा कि ठंडी के दिनों में जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, क्योंकि यह ट्रांस हिमालय जो है जम्मू कश्मीर वाले ही इलाके में है। जम्मू कश्मीर कहिए अब लद्दाख, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अब जो आपके जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उसको 2 यूटी में बना दिया गया है, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है ना। तो इस वजह से यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में फैला माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर आप ठंडी के दिनों में सुनते होंगे कि जो आपका यह ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन है, यहाँ पर आए दिन ठंडी में जो वहाँ के नल वाले पाइप होते हैं, नल वाले जो हमारे घर में टोटी वगैरह होते हैं ना, पंप नल, जो पाइप होती हैं, जो मोटे मोटे रॉड के बनाए गए होते हैं, वो फट जाते हैं। क्यों?
क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ती है दोस्तों कि बर्फ़ क्या होते हैं, जम जाते हैं। जमने की वजह तो उसमें घनत्व यानी कि डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है पानी की। जब डेंसिटी बढ़ती है तो फैलने की कोशिश करते हैं और पाइप वगैरह फट जाते हैं। लीक जो आपका जो यहाँ की अंदर से पाइप भी डाली गई होती है, गैस भी जम जाता है यहाँ का। इतना बुरा कंडीशन हो जाता है कि गैस भी जम जाते हैं, लोग मरने लगते हैं भूखे। तो याद रखेंगे, इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा हिमनद है, यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फबारी होती है, बर्फ़ की वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी जड़ी बूटी हो गया या फिर यहाँ पे जो जैव से रिलेटेड हो गए, जितने भी पेड़ पौधे हो गए, छोटे हो गए, जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, वो यहाँ पे जैव का कोई भी मात्रा नहीं पाया जाता है। जैविक कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं पाई जाती है। मतलब जैविक के कहने का सेंस है दोस्तों, जितने भी जड़ी बूटियाँ हो गए, जो छोटे पेड़ पौधे हो गए, जो पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, यहाँ पर उनका अभाव देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। अब एक चीज़ है, दिमाग में अपने अच्छे से स्टोर कर लीजिएगा उसे, जो काराकोरम है, जो ये काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। अब यहाँ से देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप कहेंगे K2 गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। 8,611 मीटर है K2 गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई, जो कि पूरे भारत का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि भारत का वह सबसे ऊंची चोटी बताइए जो पूरी तरीके से भारत में ही स्थित हो, इंडिया में ही स्थित हो, तो दोस्तों सिक्किम में पड़ जाता है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है कंचनजंगा की, तो बता देंगे 8,597 मीटर। 8,500 यानी कि 8,597 मीटर। इसकी 8,611 मीटर यानी कि 8,611 मीटर है। अब एक और प्रश्न बनेगा इस पे, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तब भी K2 गार्डविन ऑस्टिन बताएंगे। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो आप क्या इसका नाम लेंगे, नहीं, हिमालय पे तो यह है, यह तो हमारा K2 आपका ट्रांस हिमालय पे है ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये तो यूरेशियन का पार्ट है, यूरेशियन पर्वतों का, यूरेशियन श्रेणी का पार्ट है, यूरेशियन का पार्ट है, इस वजह से ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो अगर आप कहेंगे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी बताइए, आपसे पूछा जाएगा, तो आप किसका नाम लेंगे, K2, इसका कंचनजंगा का नाम लेंगे, नहीं, एवरेस्ट का नाम लेंगे। किसका, एवरेस्ट का। एवरेस्ट जो आपका कितना इसका ऊंचाई है भैया, एवरेस्ट का कितनी ऊंचाई है, तो बोलेंगे 8,848 मीटर तो था, लेकिन अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, 84 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, यानी कि 8,848.84 मीटर हो गया है। इसमें संशोधन दो देशों द्वारा किया गया है, नेपाल के सरकार द्वारा और चीन के सरकार द्वारा यहाँ पे संशोधन किया गया है, तो 0.84 मीटर यहाँ पे बढ़ाया गया है, ये बात याद रखेंगे। इसी एवरेस्ट को पूरे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और पूरे दुनिया का भी सबसे सर्वोच्च चोटी यही है, एवरेस्ट, याद रखेंगे। पूरे भारत का सर्वोच्च चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन पूरे समुचित रूप से भारत में ही स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,597 मीटर। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में उसे कहते हैं दोस्तों चोमालुंगमा। क्या कहते हैं, चोमालुंगमा, चोमालुंगमा कहते हैं, चोमालुंगमा कहते हैं। ये बात याद रखेंगे दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लेशियर के ऊपर, ये चीज समझ में आ गया होगा ना। अब हम आते हैं कुछ प्रमुख ग्लेशियर के ऊपर, ये चीज ध्यान देंगे आप। पूछा जाता है आपसे कि इस ट्रांस हिमालय की प्रमुख ग्लेशियर बताइए, तो क्रम से याद रखेंगे। सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन, कौन सा दोस्तों, सियाचिन, जो कि कितने किलोमीटर है, 72 किलोमीटर। कितना, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई दोस्तों। किसकी, तो बोलेंगे सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर के बाद, सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल यहाँ पड़ता है, ये थोड़ा सा इधर से मैप बना है, तो सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल यहाँ पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है, इधर आपका POK वाला पॉइंट है, POK, इधर आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इधर चीन ऑक्युपाइड है,
चीन ऑक्युपाइड, यहाँ पे चीन वाला पूरा पोर्शन है जो कि चीन इसे अपने क्षेत्र को मानता है। आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हो रहा था और उसी की वजह से विवाद हमको और नेपाल और भारत के बॉर्डर पर भी देखने को मिला था हाल ही में। यहाँ पर जिसका नाम था, कौन सा क्षेत्र था बताएंगे, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। यह उत्तराखंड में और उत्तराखंड में स्थित है तीनों क्षेत्र, जो कि नेपाल और भारत में देखने को मिला था। इसका विवाद जो कि कारण क्या था, वो चीन का ही कारण था। उस कह लीजिए कि उकसाया गया था उससे नेपाल को कि इस क्षेत्र को अपने क्षेत्राधिकार में लेने की मांग करो। तो इस वजह से उसकी संसद ने दोस्तों अपने मैप में उस पूरे क्षेत्र को दिखा दिया और यह बहुत ज़्यादा विवाद था, है ना। और कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी कुछ क्षेत्र को अपने मैप में दिखाया, लेकिन मैप में दिखाने से कुछ नहीं होता है ना, दम है तो लेके दिखाओ। अब देखिए सबसे बड़ा ग्लेशियर आप बताएंगे सियाचिन ग्लेशियर 72 यानी कि 72 किलोमीटर। इसके बाद बियाफो, क्या नाम है, बियाफो इसी काराकोरम पर स्थित है। काराकोरम लद्दाख जाकर तो काराकोरम पर स्थित है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई, इसकी लंबाई है 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। इसके बाद पड़ जाता है बाल्टोरा या फिर बाल्टेरो कही है, बाल्टोरा कही है। इसकी जो लंबाई दोस्तों 62 किलोमीटर है। कितना, 62 किलोमीटर, इसी के जस्ट आगे, ठीक है। इसके बाद पड़ जाता है दोस्तों हिस्पर जो कि 61 किलोमीटर है। मतलब समझ रहे हैं, 1-2 किलोमीटर का सिर्फ अंतर है। तो आप इसे याद रखेंगे। जो सबसे बड़ा है आपका सियाचिन ग्लेशियर है और बहुत सारी नदियां यहाँ से बहती हैं, है ना। नदियों वाले चैप्टर में फुल डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि K2 गार्डविन है दोस्तों काराकोरम पर, उसी तरह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ढाल, याद रखेंगे, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ढाल लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। किस पे, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इसका नाम क्या है, राकापोसी श्रेणी या फिर राकापोसी चोटी, जो कि यहां पर स्थित है, राकापोसी। तो आपसे पूछा जाता है दूसरी या फिर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ढाल, सबसे बड़ी ढाल किस श्रेणी पर स्थित है, तो बोलेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के भी किस श्रेणी पर स्थित है, तो बोलेंगे दोस्तों काराकोरम लद्दाख पर स्थित है, राकापोसी दोस्तों, इस चीज को याद रख लेंगे, ठीक है। जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप उसे लिखते चलेंगे, यहां से प्रश्न बनते हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद हम तो बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर आप बात करें, जितने दर्रे हो गए, दर्रे का हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, जो कि चुटकी में याद कर सकते हैं, और पोजीशन भी आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आप अगर मैप से भी पढ़ना चाहें तो कभी भूले ना वो चीज़, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांस हिमालय के अवसादी चट्टानों पर, यानी कि ट्रांस हिमालय किस अवसादी चट्टानों का बना है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है। ट्रांस हिमालय, क्योंकि हम हिमालय का तो भाग है नहीं, हमारे हिमालय का भाग तो है नहीं, ये हमारा यूरेशियन से टूटा हुआ है, तो मतलब कि हिमालय के बनने से पूर्व यह बन चुका था, समझ रहे हैं। तो ये किसी चट्टान का ही तो भाग रहा होगा, तो किस चट्टान का भाग था वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत सारे चट्टान इसमें सम्मिलित थे, जैसे अगर बात करें जितने कि आपके टर्शियरी क्रम के चट्टान हो गए, टर्शियरी क्रम है, युग है एक, जिसे कैम्ब्रियन युग बोला जाता है। टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, बस आप यहाँ पे यह चीज देख लें, कैम्ब्रियन युग। इस क्रम की जो चट्टानें थी इस समय, इस युग में, टर्शियन युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक जो चट्टानें पाई जाती थी, उस चट्टानों का ही भाग है दोस्तों, उस चट्टानों से ही बना है हमारा ट्रांस हिमालय। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। यही जो श्रेणी है, यही श्रेणी जो है आपका कह लीजिए, यहाँ से बहुत सारी नदियों का जन्म भी होता है। जैसे बात करें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और आपका सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, क्योंकि जो सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है, इसी श्रेणी का विस्तार है पूरा, यह वाला इसी श्रेणी का यह विस्तार है। तो यहीं से आपका एक कह लीजिए यहाँ पर आपका मानसरोवर का झील पड़ता है, और यहीं पे बहुत बड़ा ग्लेशियर है। मानसरोवर के झील से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो सतलज निकलती है, और एक तो सिंधु निकलती है, और एक सतलज निकलती है। तो याद रखेंगे, जो सिंधु है और सतलज है, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह दोनों ट्रांस हिमालय के ही नदियों से निकलते हैं, ट्रांस हिमालय के ही भाग से निकलते हैं। ये नदियां ट्रांस हिमालयी नदियां हैं, ये चीज याद रखिए दोस्तों, ठीक है।
अब देखिए हम बात करते हैं सिंधु नदी की। जैसे सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, वैसे हम पढ़ाएंगे डिटेल में। सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों 3180 क्या किलोमीटर है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी। जैसे बात करें दोस्तों, यह मानसरोवर झील से निकलती तो है, लेकिन उस समय जब यहाँ से निकलती है तो इसके बाएं साइड से और दाएं साइड से काफी नदियां आके मिलती हैं। बाएं साइड से तो आपको पता है पंचनद नदियां, है ना। पंचनद का मतलब आपको अगर बताएं दोस्तों तो जो 5 नदियां हैं, जैसे चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और आपका सतलज, ये पंचनद में आ जाती हैं। तो यह सब तो मिलती ही हैं। इसके सिवा जैसे बहुत सारे श्योक है, सीवर है, गिलगिट है, गिलगिट के बाद दोस्तों ट्रांस करके है, इसके बाद कुर्रम है। ये सब सारी नदियां जो कि सिंधु की सहायक नदियां मानी जाती हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की भी। ब्रह्मपुत्र ये इस वजह से आपको अभी बता दे रहे हैं क्योंकि यह इसका जिक्र हुआ है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज का, तो इसको इस वजह से बताया जा रहा है। जो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है यह निकलता तो है मानसरोवर के यहाँ से, मानसरोवर के पास से, मानसरोवर झील से, लेकिन यह जब यहाँ से एंट्री लेता है दोस्तों इधर नहीं जाता है, यह हमारा बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है। और यह वाला जो सिंधु है यह हमारा अरब सागर में आके गिरता है। अब यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र निकलता है दोस्तों तो दिहांग, हमारे अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से यहाँ पर माजुली द्वीप एक क्रिएट करता है, कहाँ पर, असम में। फिर यहाँ पे एंट्री करता है वह बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में से जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना, यमुना नहीं, जमुना कहते हैं। जब यह हमारी गंगा नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या? पद्मा। अब इसी नदी को, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी को सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तिब्बत हमारा चीन का हिस्सा है तो कह लीजिए चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह बात हो गई। अब हम आ जाते हैं कुछ इस टॉपिक पे, इसके बाद आपका यह वाला पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जो आपका ट्रांस हिमालयी वाला है। ट्रांस हिमालय में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों। अब देखिए एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व की, एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अभी हमने आपको बताया 8,848.8 कितना भैया, 0.84 मीटर यह है। इसको याद कर लेंगे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो केटू लगाएंगे। केटू नहीं है, केटू तुम्हारा ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हिमालय की सबसे ऊंची दूसरी चोटी का नाम लेगा जो कंचनजंगा, जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,597 मीटर। यह क्रम से है, इसी क्रम में आपको याद रखना है। इसके बाद मकालू, ये देखिए हम आपको यहाँ पे दर्शाए भी हैं। मकालू, मकालू देखिए यह हमारा बृहत हिमालय पे ही स्थित है। मकालू, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करता है मकालू की, तो बताएंगे मकालू की जो ऊंचाई है 8,481 मीटर है दोस्तों। इसके बाद धौलागिरी, क्रम से देखिए, इसके बाद धौलागिरी आ जाता है। यहाँ पे देखिए यह क्रम से है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अनपुड़ा, अनपुड़ा के बाद दोस्तों नंदा देवी, नंदा देवी के बाद बंदरपूछ, तो बंदरपूछ, नंदा देवी, अनपुड़ा, अनपुड़ा हो गया आपका। अनपुड़ा और यह धौलागिरी, यह तो दोनों नेपाल में पाए जाते हैं, लेकिन नंदा देवी, बंदरपूछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये सारी की सारी नदियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। नामचा बरवा, जो हमने बताया लास्ट छोर उसका पूर्व का, नामचा बरवा हिमालय का, जो कि तिब्बत में पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे तिब्बत में, तिब्बत में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में। इतनी बातें रही दोस्तों इससे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल वाले सेशन में कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं किस क्षेत्र को? जिस क्षेत्र को में आपका यह मतलब कि बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय का जुड़ना होता है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। या फिर कह लीजिए जो ट्रांस हिमालय है वह हमारा बृहद हिमालय से अलग जो होता है, उसके ही भाग को जो अलग होता है तो एक भाग बन जाता है बीच में, उस भाग को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ब्रेक लगाइए। अब इसके बाद कल आते हैं, कल मिलते हैं, इसके आगे हम जिक्र करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इस बृहद हिमालय के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है ना,
तो इस क्रम में हम पढ़ेंगे हिमालय पे लगभग 3 या 4 2-3 वीडियो और आएंगे, 2 वीडियो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मिट्टियाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके मिट्टियों के पढ़ने से पहले हम लोग पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी पढ़ लेंगे, इसके बाद मिट्टियों पे आएंगे, फिर नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस क्रम में पढ़ते चलेंगे। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसको ये पहल अगर अच्छी लगती है हमारी, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि उनको एक फ्री पैकेज के रूप में बिल्कुल एक कलिए की एक सुसज्जित ढंग से, उनको बेहतरीन ढंग से उनको मैप का एक पैकेज दिया जा रहा है, जिससे कि आसानी से वह फ्री बैठकर घर पे बैठ के आराम से वह पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार बनाए रखे हैं। जैसे अनुराग जी हैं, और डेली सेशन को देखते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट भी आता है उनका। तो अनुराग जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखिए और बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करिए। धन्यवाद।